फिजिक्स में जो सबसे छोटा लेवल होता है ना, मतलब सबसे सूक्ष्म स्तर होता है, उसको क्वांटम लेवल कहते हैं। क्वांटम लेवल पर यानी बेहद सूक्ष्म स्तर पर ये दुनिया कई जादुई शक्तियों से भरी है। करीब 200 साल से वैज्ञानिक क्वांटम दुनिया को समझने में जुटे हैं और लगभग 50 साल पहले ये समझ आया कि इसकी बदौलत हम बहुत शक्तिशाली मशीन बना सकते हैं, जैसे कि क्वांटम कंप्यूटर्स। कई प्रभावशाली देश और बड़ी बड़ी कंपनियां क्वांटम कंप्यूटर्स बनाने के लिए अरबों डॉलर्स खर्च कर रहे हैं, क्योंकि इनसे अभूतपूर्व शक्ति की आस लगाई जा रही है। अगले 2 वीडियोस में हम क्वांटम कंप्यूटर्स और उनके पीछे छुपे फिजिक्स के कुछ बुनियादी सिद्धांत समझने की कोशिश करेंगे। ये फिजिक्स के बुनियादी सिद्धांत किसी सुपर पावर से कम नहीं है, जिनकी बदौलत ये क्वांटम कंप्यूटर्स काम करते हैं। इस वीडियो में हम फिजिक्स के ऐसे 3 कॉन्सेप्ट समझेंगे जिनकी बदौलत क्वांटम टेक्नोलॉजी और कोई भी क्वांटम कंप्यूटर काम करता है। पिछली सदी में कुछ वैज्ञानिकों ने दुनिया को सूक्ष्म स्तर पर समझने की कोशिश की। उन्हें मालूम हुआ कि इस क्वांटम लेवल पर ऊर्जा और पदार्थ अलग तरह का व्यवहार करते हैं और उस समय की साइंस से इस बिहेवियर को नहीं समझा जा सकता था। फिर कुछ नौजवान वैज्ञानिक नए सिरे से दुनिया को समझने की जुगत में लग गए। इसके चलते भौतिक शास्त्र में एक नई धारा का उदय हुआ, जिसका नाम है क्वांटम मैकेनिक्स। फिजिक्स की यह पढ़ाई दुनिया के प्रति अनोखा नजरिया रखती है। इस थ्योरी के दावे सुनने में अजीब जरूर लगते हैं, लेकिन ये दुनिया की सटीक और बेहतर समझ सामने रखती है। पिछले दशकों में क्वांटम फिजिक्स की बदौलत कुछ ऐसे आविष्कार हुए जिन्होंने हमारी दुनिया बदल कर रख दी, और इससे आज भी कुछ ऐसी चीजें बनाई जा रही हैं जिनकी सिर्फ कल्पना की जा सकती है। ऐसी ही एक चीज है क्वांटम कंप्यूटर। ये कई मायनों में आज के सबसे ताकतवर सुपर कंप्यूटर्स से भी कई गुना ज्यादा शक्तिशाली माने जाते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि जो इस तरह के इनोवेशन में पहले हाथ डालेगा वो सबसे ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। इसलिए दुनिया का हर बड़ा देश और बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां क्वांटम टेक्नोलॉजी बनाने की होड़ में लगी हैं। एक रेस लगी है। इस नई टेक्नोलॉजी के केंद्र में क्वांटम मैकेनिक्स के कुछ बुनियादी सिद्धांत हैं जो सुनने में बड़े अजीब से लगते हैं, लेकिन क्या करें, ये दुनिया ऐसी है। दरअसल क्वांटम मैकेनिक्स के 3 बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिनसे क्वांटम की सारी शक्ति निकल कर आती है। इनमें से 2 कॉन्सेप्ट्स हम पहले डिटेल में 2 वीडियोस में समझ चुके हैं, और वो 2 कॉन्सेप्ट्स हैं सुपरपोजिशन और क्वांटम एंटेंगलमेंट। लेकिन एक बार और उन्हें रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि ये क्वांटम मैकेनिक्स है, इसमें रिवीजन की जरूरत होती है। साधारण नजर से देखने पर हमें यह दुनिया निश्चितता और नियमितता भरी नजर आती है, लेकिन सूक्ष्म स्तर पर ऐसा नहीं होता। वैज्ञानिकों को यह समझ आया कि क्वांटम लेवल पर, बहुत छोटे लेवल पर, पदार्थ की बुनियादी अवस्था स्थायी नहीं है। हर चीज तरंगों की भांति एक मिश्रित अवस्था में होती है, और उसे देखे जाने पर, यानी ऑब्जर्वेशन या मेजरमेंट लेने पर, वो एक निश्चित रूप में प्रकट होती है। यह सिर्फ पदार्थ की बात नहीं है, लाइट यानी प्रकाश के साथ भी ऐसा ही होता है। इसे एक घूमते हुए सिक्के की मदद से समझा जा सकता है। कॉइन की एनालॉजी दी जाती है, एक उपमा है क्वांटम की दुनिया को समझने के लिए। मान लीजिए कि यह सिक्का एक सब एटॉमिक पार्टिकल है, जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन होता है, और इस सिक्के के 2 पहलू, चित और पट, इस इलेक्ट्रॉन की 2 अवस्थाएं हैं। साधारण नजरिए से कोई इस सिक्के को देखता है, यानी उसका ऑब्जर्वेशन लेता है, तो उसे बस 2 ही अवस्थाएं नजर आती हैं, चित या पट। लेकिन यह हकीकत नहीं है, यह हमारा ऑब्जर्वेशन है। असल में तो सिक्का हमेशा घूमता रहता है, और घूमता हुआ सिक्का यानी इलेक्ट्रॉन न तो चित होता है न पट होता है, वो चित और पट की एक मिश्रित अवस्था में होता है। फिजिक्स में इस मिश्रित अवस्था के सिद्धांत को सुपरपोजिशन कहा जाता है। द कॉइन इज इन सुपरपोजिशन ऑफ हेड्स एंड टेल्स। ये घूमता हुआ सिक्का चित और पट के सुपरपोजिशन में है, यानी ये एक तरंग की भांति चित और पट के बीच डोलता रहता है। मैथ्स में इस सुपरपोजिशन को दर्शाने के लिए वेव फंक्शंस का इस्तेमाल किया जाता है, और इस तरह की मैथ्स में पॉइंट टू बी नोटेड ये है कि जब भी कोई इस सिक्के को देखता है, ऑब्जर्वेशन या मेजरमेंट लेता है किसी सब एटॉमिक पार्टिकल का, जो हमारा सिक्का है, तो उसका वेव फंक्शन कोलैप्स हो जाता है, यानी ये सुपरपोजिशन वाली अवस्था देखे जाने पर समाप्त हो जाती है। देखे जाने पर सिक्का स्थायी हो जाता है और चित या पट किसी एक अवस्था में खुद को प्रकट करता है। वेव फंक्शन कोलैप्सेस ऑन ऑब्जर्वेशन। क्वांटम मैकेनिक्स का दूसरा सिद्धांत बड़ा जादुई सा है। इस सिद्धांत का नाम है क्वांटम इंटेंगलमेंट। इंटेंगल का अर्थ होता है किन्हीं 2 चीजों का आपस में जुड़ जाना, इंटेंगल हो जाना। क्वांटम इंटेंगलमेंट ये कहता है कि 2 पार्टिकल्स इस तरह इंटेंगल हो सकते हैं कि वो हमेशा के लिए आपस में जुड़ जाते हैं, फिर चाहे वो कितनी भी दूर हों और उनके बीच संपर्क का कोई भी माध्यम ना हो। उनकी अवस्थाएं हमेशा आपस में जुड़ी रहती हैं। एक पार्टिकल की अवस्था में छेड़खानी करने पर तुरंत दूसरे पार्टिकल की अवस्था भी प्रभावित होती है। इसे भी सिक्के वाले एग्जाम्पल से समझना हो तो ऐसा समझिए कि इन सिक्कों को अगर किसी तरह इंटेंगल कर दिया जाए, फिर इन्हें कितनी भी दूर भेज दिया जाए, दूसरे ग्रहों पर, दूसरे तारों पर, मतलब बहुत दूरी पर भेज दिया जाए, तब भी इनके बीच एक अदृश्य कनेक्शन हमेशा बना रहता है। और इनमें से किसी भी एक घूमते हुए सिक्के को ऑब्जर्व किए जाने पर चित आएगा
तो तुरंत दूसरे सिक्के का वेव फंक्शन भी कोलैप्स हो जाएगा और उसमें पट दिखाएगा। चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, ये इंस्टेंटेनियसली होता है, तुरंत ये कनेक्शन स्थापित होता है। मतलब तुरंत का मतलब ये नहीं है कि बहुत फास्ट बिजली की स्पीड से, बिल्कुल टाइम नहीं लगता है, नो टाइम, जीरो। लाइट यानी प्रकाश की गति इस ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी करीब 15 करोड़ किलोमीटर है, फिर भी सूर्य से निकली लाइट को पृथ्वी तक पहुंचने में करीब 8 मिनट लगते हैं। इससे जल्दी कोई चीज सूर्य से पृथ्वी तक नहीं आ सकती। लेकिन क्वांटम इंटेंगलमेंट में तो जरा भी टाइम नहीं लगता। मतलब एक इंटेंगल्ड पार्टिकल सूर्य पर रखा हो और दूसरा पृथ्वी पर रखा हो और इनमें से किसी एक का वेव फंक्शन कोलैप्स किया जाए तो तुरंत दूसरा भी कोलैप्स हो जाएगा, इसमें जरा भी टाइम नहीं लगेगा। ये है क्वांटम इंटेंगलमेंट। ये कैसे हो सकता है? मतलब एक पार्टिकल की जानकारी तुरंत दूसरे तक कैसे पहुंच सकती है बिना कोई टाइम लिए, लाइट की स्पीड से भी तेज? ऐसा कनेक्शन कैसे मुमकिन है, ये आज तक कोई वैज्ञानिक नहीं समझ पाया है। अब भले ही हम समझते हो या ना समझते हो कि क्वांटम इंटेंगलमेंट कैसे मुमकिन है, लेकिन हमें इतना पता है कि ऐसा हो सकता है। यही प्रूव किया गया, इसी के लिए नोबेल प्राइज मिला है 2022 का। और ये ना यार किसी सुपर पावर से कम नहीं है। क्वांटम इंटेंगलमेंट वो दूसरी महाशक्ति है जिसका इस्तेमाल क्वांटम कंप्यूटर्स में किया जाता है। अब तक हमारे पास क्वांटम की 2 महाशक्तियां हो गई हैं। एक है सुपरपोजिशन यानी मिश्रित अवस्था का सिद्धांत, और दूसरा है क्वांटम इंटेंगलमेंट, चीज़ों का अदृश्य रूप से अजीब तरह से आपस में जुड़ा होना। लेकिन हम सिर्फ इन दोनों कॉन्सेप्ट से ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। क्वांटम लेवल के साथ बड़ी समस्या ये है कि देखे जाने पर वेव फंक्शन कोलैप्स हो जाता है, जादू खत्म हो जाता है। नहीं देख रहे हैं तो सुपरपोजिशन और इंटेंगलमेंट है, और जैसे ही ऑब्जर्वेशन लिया, देखा, मेजर करने की कोशिश की या किसी भी तरीके का बाहरी दखल हुआ तो जादू खत्म। ऐसा जादू अपने किस काम का? वैज्ञानिकों के सामने भी यही सवाल था कि क्वांटम की इन शक्तियों का उपयोग कैसे हो। इस सवाल से तीसरा कॉन्सेप्ट निकल कर आता है जिसका नाम है इंटरफियरेंस। ये एक बहुत ही सिंपल सा फंडा है जो हमारी दुनिया और क्वांटम दुनिया को आपस में जोड़ता है। मतलब यही वो जादू की छड़ी है एक तरीके से जो हमारे मनुष्यों के हाथ में होती है, जिसके चलते हम क्वांटम लेवल पे चीज़ों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। दरअसल इंटरफेरेंस वेव थ्योरी का एक बुनियादी कॉन्सेप्ट है जो 11वीं 12वीं की फिजिक्स में ही पढ़ा दिया जाता है। चूँकि क्वांटम लेवल पर चीज़ों का व्यवहार तरंगों की तरह समझा जा सकता है, इसलिए वेव मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट क्वांटम मैकेनिक्स में बहुत काम आते हैं। क्वांटम लेवल पर ये इंटरफेरेंस कैसे काम करता है, इसे समझने के लिए हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स की मदद लेंगे। क्वांटम मैकेनिक्स में एक बहुत चर्चित प्रयोग है जिसका नाम है बीम स्प्लिटर एक्सपेरिमेंट। ये क्या है, इसे अपन बोर्ड पे समझेंगे। तो ये एक बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है जिसका नाम है बीम स्प्लिटर एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे ये जो चीज़ है, ये नीली चीज़, इसको बीम स्प्लिटर बोलते हैं। और इसकी खासियत ये है कि स्प्लिट का मतलब होता है कि बट जाना, 2 हिस्सों में यूजुअली स्प्लिट हो जाना, है ना। तो इसकी तरफ जब हम कोई बीम फेंकते हैं, लाइट की बीम, यूजुअली लेज़र बीम, तो वो 2 हिस्सों में बट जाती है। मतलब आधा यहाँ से इसके पार चला जाता है और आधा इससे रिफ्लेक्ट होके इस तरफ चला जाता है। तो ये बीम स्प्लिटर एक्सपेरिमेंट है और ये इसका डब्बा है, बस कुछ नहीं है। ये एक बंद बक्सा है और यहाँ पे 2 लोग खड़े हैं। एक तरफ गुड्डी है और एक तरफ ये छुट्टू है और एक तरफ यहाँ पे अपन जो है रामलाल चाचा हैं। तो रामलाल चाचा के पास एक बंदूक है जिससे फोटोन निकलते हैं, इसको फोटोन एमिटर बोलते हैं। और गुड्डी और छुट्टू यहाँ पे जो है 2 डिटेक्टर लेके खड़े हैं जिससे फोटोन्स को डिटेक्ट किया जा सकता है। अब इस बंदूक की खासियत ये है कि इससे एक बार में सिर्फ एक ही फोटोन निकलता है। फोटोन जिनको नहीं पता है वो बता देते हैं कि फोटोन लाइट का सबसे छोटा बुनियादी कण होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइट होती है, उसको फोटोन बोलते हैं, है ना। तो एक रोशनी का कण अपन इसकी तरफ मारेंगे बीम स्प्लिटर की तरफ। अब 2 संभावनाएं हैं, या तो वो इससे रिफ्लेक्ट होके इस तरफ चला जाएगा या फिर इससे पार सीधे इस तरफ चला जाएगा। ये बीम स्प्लिटर की खासियत है, इसमें 50-50% चांस होते हैं या तो रिफ्लेक्ट करने के या फिर ट्रांसमिट करने के, इसके पार भेजने के। तो अपन एक बार में एक फोटोन भेजेंगे और देखेंगे कि इसकी तरफ क्या निकल रहा है। और अपने इसमें 6 फोटोन्स लोड हो सकते हैं इस वाली बंदूक में, ठीक है। तो एक्चुअली ये फोटोन स्प्लिटर नहीं, बच्चों वाली बंदूक है। तो इससे करके देखते हैं अपन फॉर एक्सपेरिमेंट से। यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ से ये बक्सा जो है, एक और खासियत है कि इस एक्सपेरिमेंट में बक्से के बाहर से कोई देख नहीं सकता कि अंदर क्या हो रहा है ना। ये क्वांटम सिस्टम है जिसको ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता है, सो दैट चीज़ें सुपरपोजिशन में एग्जिस्ट कर सकती हैं। वेव फंक्शन कोलैप्स नहीं होगा अगर वो एग्जिस्ट करता है तो बस ये 3 छेद हैं इसमें। एक तरफ से गोली मारी जा सकती है और दूसरी इन दोनों होल्स से गोली निकल सकती है। गोली मतलब फोटोन, ये अपना फोटोन है जो अपन इस फोटोन एमिटर में भर के मार देंगे, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है।
अपन यहाँ से ढिचकियाँ करके गोली मारेंगे, ढिचकियाँ, तो यहाँ से ये फोटोन निकलेगा। अब फोटोन के पास दो रास्ते हैं जैसा कि बताया, एक तो यहाँ से जाने का और एक यहाँ से जाने का। तो ये एक्चुअली एक क्वांटम सिस्टम है, जब तक इसको ऑब्जर्व नहीं किया जा रहा है तो बाहर से कोई यही अंदाज़ा लगा सकता है कि ये सुपरपोजिशन में एग्जिस्ट करेगा। 50% चांस इसके हैं पार जाने के और 50% चांस हैं इसके इससे रिफ्लेक्ट होके यहाँ निकल जाने के। तो ये इस फोटोन की, यहाँ से फोटोन गया, इसके बाद बीम स्प्लिटर के बाद दो सुपरपोजिशन स्टेट हैं, यहाँ लिख देते हैं 50-50% चांस हैं, इसके 50% चांस हैं और इस वाली स्टेट के भी 50% चांस हैं। और ये एक तरीके से सुपरपोजिशन स्टेट है, या तो फोटोन पार चला गया है या फिर वो रिफ्लेक्ट हो गया है। 50 ये सुपरपोजिशन में एग्जिस्ट कर रहा है अभी, जब तक इसको ऑब्जर्व नहीं किया जा रहा है। फिर अल्टीमेटली क्या होता है कि एक किसी ना किसी एक तरफ से फोटोन निकल जाता है। लेट्स अज्यूम कि एक बार हम एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट देखते हैं और पता चलता है कि वो छुट्टू के पास गया, तो ये सुपरपोजिशन तुरंत कोलैप्स हो जाता है क्योंकि छुट्टू ने उसको ऑब्जर्व कर लिया फोटोन को। जैसे ही ऑब्जर्व किया जाता है सुपरपोजिशन कोलैप्स हो जाता है, तो सुपरपोजिशन ख़त्म। अपन ने फोटोन यहाँ से चलाया था, वो छुट्टू के पास पहुँच गया। ऐसे ही हम मल्टीपल टाइम्स इस एमिटर से फोटोन को बार बार मारेंगे, वो यहाँ जाएगा, अंदर जाएगा और इससे उसकी दो सुपरपोजिशन स्टेट्स बनेंगी, 50% चांस ये, 50% चांस ये। तो रैंडमली अगर हम कई बार 6 बार इसको करके देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि कई बार वो गुड्डी के पास जा रहा है और कई बार वो छुट्टू के पास जा रहा है। और ये 50-50% चांस है क्योंकि एक आइडियल बीम स्प्लिटर है। इसलिए हम एट द एंड जब स्कोर लिखते हैं, इनके पास टोटल 6 गोलियां हैं, तो उसमें से इस एक्सपेरिमेंट में पता चलता है कि 3 बार गुड्डी के पास जाता है और 3 बार छुट्टू के पास जाता है फोटोन, क्योंकि ये एक आइडियल बीम स्प्लिटर है। सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, मज़ा नहीं आया, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। तो हमने ये स्लाइटली मॉडिफाई कर दिया इसी बीम स्प्लिटर एक्सपेरिमेंट को। आप देखेंगे कि रामलाल, गुड्डी, छुट्टू अब भी हमारे साथ बने हुए हैं। इसमें बस हल्का सा ब्लैक बॉक्स के अंदर, क्वांटम डिब्बे के अंदर हमने ये बदल दिया है कि 2 बीम स्प्लिटर हो गए हैं अब, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। और ये 2 जो हैं वो शीशे हैं, आईना हैं, मिरर्स हैं। तो मतलब इनमें कोई 50-50 वाला खेल नहीं, इनसे कोई भी चीज़ टकराएगी तो ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ऐसे प्लेस किया है हमने तो ऐसी टकराएगी तो ऐसी हो जाएगी, ऐसी टकराएगी तो ऐसी हो जाएगी। इनके साथ इनका कोई 50-50 वाला गेम नहीं है। हालांकि ये अभी भी 50-50 वाली स्थिति में बरकरार है। इनसे कोई भी चीज़ इंटरेक्ट करेगी तो उसकी 50% चांस है यहाँ जाने के, 50% है यहाँ जाने के। सेम विद दिस। और ये दोनों बिल्कुल सिमिलर हैं, किसी भी सेटअप में कोई भी छेड़खानी नहीं की गई है, सब आइडियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सब एक जैसे एक पैरामीटर्स के हिसाब से बनाए गए हैं। अब रामलाल चाचा क्या करते हैं कि छुट्टू से कर लेते हैं सेटिंग कि हम तुमको जिता देंगे कैसे भी करके, 6 की 6 गोलियाँ, 6 के 6 फोटोन्स तुम्हारे पास आ जाएंगे। गुड्डी को लगता है हाँ मतलब सब कुछ आइडियल है तो क्या होगा इसमें। गुड्डी को समझा दिया जाता है एक्सपेरिमेंट का सेटअप कि देखो गुड्डी, अपन ऐसे करेंगे, यहाँ से गोली चलेगी, ढिचकियाँ, ये फोटोन निकलेगा यहाँ से, ये आया फोटोन, और अब ये 50-50 चांस है यहाँ जाने के, तो ये 50 यहाँ का और ये 50 यहाँ का, और अब यहाँ से टकराएगा तो यहाँ पे से फिर यहाँ पे आएगा और ये फिर यहाँ टकरा के यहाँ पे आएगा। अभी 50-50 चल रहा है, तो अब ये यहाँ से जाएगा तो इसके 50-50 चांस है यहाँ जाने के या यहाँ जाने के, और इसके 50-50 चांस है यहाँ जाने के यहाँ। तो गेम पूरी तरीके से एकदम ऑब्जेक्टिविटी बरकरार है रामलाल चाचा की। गुड्डी को ये समझा दिया जाता है कि यार 50-50% चांस अभी भी हैं तुम्हारे इसमें आने के। लेकिन खेल क्या होता है कि 6 के 6 फोटॉन्स रामलाल चाचा ढिचकियाँ करके 6 फायर करते हैं, तो ये सुपर पोजीशन वाली स्टेट जैसी कोलैप्स होती हैं तो गेम में पता चलता है कि सारे के सारे फोटॉन्स जो हैं वो छुट्टू की तरफ आ रहे हैं। तो स्कोर यहाँ पे हो जाता है, छुट्टू को मिल जाते हैं 6 के 6 फोटॉन्स और गुड्डी को मिल जाता है 0। ये कैसे हुआ, मतलब ये तो बिल्कुल, और ये बिल्कुल जांच करवा के लाए गए हैं ये बीम स्प्लिटर भी और ये भी और ये भी किसी भी तरीके का, और ये भी। तो रामलाल चाचा को भी नहीं पता है कि अंदर क्या हो रहा है। ये एक थर्ड पार्टी ने, थर्ड एम्पायर ने डिज़ाइन किया ये पूरा एक्सपेरिमेंट सेटअप। तो ये कैसे छेड़खानी मुमकिन है कि छुट्टू को 6 के 6 मिल रहे हैं फोटॉन्स और गुड्डी को 0 मिल रहे हैं। ये हो रहा है इंटरफियरेंस के कारण। एक तरफ की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे 100% हो गई है और एक तरफ की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे 0 हो गई है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। हम देख रहे हैं कि भाई यहाँ से जाएगा, यहाँ 50-50, यहाँ 50-50, तो यहाँ भी 50-50 होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे कुछ हो रहा है जिसको कि इंटरफियरेंस बोलते हैं, उससे यहाँ की इस तरफ जाने की प्रोबेबिलिटी 100% बढ़ गई है और यहाँ की 0 हो गई है। तो इंटरफियरेंस क्या होता है, एक बार हम वेव्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं।
इंटरफेरेंस बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है वेव मैकेनिक्स का। ये बताता है कि दो वेव्स आपस में कैसे इंटरेक्ट करती हैं। जब दो वेव्स साथ में आती हैं तो वो कैसे मिलती हैं, इस पर डिपेंड करता है कि उनका आउटकम क्या होगा। बेसिकली वही बात है यार जो सुनते आ रहे हैं, एक और एक 11 हो सकते हैं और एक और एक 0 भी हो सकते हैं। तो दो वेव्स मिलके कुछ अच्छा बना सकती हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकती हैं, उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और दो वेव्स मिलके कुछ विनाशकारी बना सकती हैं, मतलब एक दूसरे को तबाह कर सकती हैं, तो वो होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। बेसिकली वही है बस कि अगर ये दो वेव्स, ये नीली वाली वेव ऐसे एक दूसरे के साथ इस तरीके से आके मिल जाती हैं कि वो एक दूसरे की वैल्यूज़ को ऐड करेंगी, तो वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। और वो इस तरीके से आके भी मिल सकती हैं कि एक दूसरे को वो नीचे खींचेंगी, तो वो डिस्ट्रक्शन की तरफ, ये ऊपर खींच रहा है, ये नीचे खींच रहे, ये नीचे जा रही तो ये ऊपर जा रहा है, तो ये विनाश का रास्ता है भाई। उल्टा जा रहे हैं दोनों लोग, जबकि ये लोग, इसकी हाई टाइड इससे मिल रही है, इसकी लो टाइड इससे मिल रही है, तो ये बढ़िया रास्ता है, दोनों मिलके कुछ अच्छा करेंगे। तो ये बेसिकली यही होता है कि इन दोनों का आउटकम क्या होगा कि एक बेहतरीन वेव बनेगी जो इन दोनों से भी ज़्यादा ताकतवर है, जबकि इन दोनों का आउटकम क्या होगा, ये दोनों मिलके एक दूसरे को खा जाएंगे, डेड, कुछ नहीं मिलेगा इससे। तो ये होता है, ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, और ये जो है आपका ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का एग्जांपल है। वेव्स के दो एक्सट्रीम हैं, ऐसे नहीं होती है ना, मतलब बीच की बहुत सारे रास्ते होते हैं, कुछ चीज़ों को कोई किसी को खाएगा, कोई किसी को बढ़ाएगा, ऐसा होता है। तो ये दो एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी हैं, या तो दो लोग एक दूसरे को बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं, या दो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। एक्सट्रीम पे इनके बीच में चीज़ें होती हैं। पर ये इंटरफेरेंस का फंडा है कि दो वेव्स इंटरैक्ट कर सकती हैं, और वो इतने अलग अलग तरीके से इंटरैक्ट कर सकती हैं कि वो एक दूसरे को बेहतरीन बना दें, कुछ हिस्सों को बढ़ा दें, कुछ हिस्सों को घटा दें, और बल्कि एक ही दूसरे को खा जाएं, इस तरीके से भी इंटरैक्ट कर सकती हैं। ये इंटरफेरेंस का फंडा है। यही क्वांटम को समझने के लिए, क्वांटम इंटरफेरेंस को समझने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि वेव्स की और क्वांटम की प्रॉपर्टीज़ मिलती जुलती हैं, एनालॉजीज मिलती हैं बस। तो अब हम उस एक्सपेरिमेंट पे चलते हैं और समझते हैं कि कैसे फोटॉन्स के इंटरफेरेंस से वहाँ पे एक चीज़ की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई थी और एक चीज़ की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल घट गई थी। तो हम वेव्स के पर्सपेक्टिव से इसको देखना चालू करें तो अगर हम फोटॉन को, जिसको कि हम अभी तक एक क्लासिकल हमारी कंडीशनिंग के कारण हम फोटॉन को एक पार्टिकल समझ रहे थे, उस फोटॉन को हम वेव माने कि ये ऐसा होता है, वेव की तरह व्यवहार करता है। तो यहाँ से एक फोटॉन निकला, अब ये एक वेव्स के सुपरपोजिशन में एग्जिस्ट करेगा ये पूरा सिस्टम। 50% चांस है यहाँ से निकलने के और 50% चांस है इसके यहाँ से निकलने के। ऐसे ही यही प्रोबेबिलिटी आगे बढ़ेगी वेव फंक्शन की, और 50% चांस इसके यहाँ से निकलने के हो जाएंगे और 50% चांस इसके यहाँ से निकलने के हो जाएंगे। तो हम देखेंगे ये दो वेव्स जब यहाँ पे इंटरेक्ट करेंगी तो वो इस तरीके से इंटरेक्ट कर सकती हैं कि एक वेव दूसरी वेव से, प्रोबेबिलिटी की वेव्स हैं ये दोनों, और ये दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगी तो एक तरफ की प्रोबेबिलिटी को बढ़ा देती हैं ये दोनों मिलके, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कह सकते हैं इसको। तो छुट्टू तक पहुंचने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे 1 हो गई है पूरी तरीके से, जबकि गुड्डी तक पहुंचने की प्रोबेबिलिटी हो गई 0। अभी यहाँ पे दोनों की 0.5 थी, तो ये 0.5 मिलके हो गया 1, और ये 0 मिलके बेसिकली 0। तो वेव्स इस तरीके से इंटरेक्ट कर सकती हैं। इवन दो पार्टिकल्स का व्यवहार बहुत रैंडम हो सकता है, उससे इस एक्सपेरिमेंट को नहीं समझा जा सकता, लेकिन हम फोटॉन को एक वेव मान लें और इंटरफेरेंस, वेव्स के इंटरफेरेंस से उसको समझने की कोशिश करें तो हम ये समझ पाएंगे कि क्यों 6 के 6 फोटॉन्स जो है छुट्टू के हाथ लग जाते हैं, जबकि गुड्डी को गुड्डू बना दिया जाता है। तो गुड्डी ने क्लासिकल फिजिक्स पढ़ी है और छुट्टू और रामलाल चाचा ने पढ़ी है मॉडर्न फिजिक्स, इसलिए ये लोग बेवकूफ़ बना देते हैं गुड्डी को। तो बेसिकली इस एक्सपेरिमेंट से हमको समझ में आता है कि कैसे रामलाल चाचा ने क्वांटम इंटरफेरेंस का फंडा यूज़ करके इस क्वांटम सिस्टम की प्रोबेबिलिटी को छुट्टू की तरफ 100% कर दिया और गुड्डी की तरफ 0 कर दिया। तो हम समझ सकते हैं कि क्वांटम इंटरफेरेंस से क्वांटम सिस्टम की प्रोबेबिलिटीज़ को मैनिपुलेट किया जा सकता है अगर हमें इंटरफेरेंस के फंडे पता हो तो। अच्छा, एक बात और ध्यान देने की यहाँ पे ये है कि क्वांटम इंटरफेरेंस वेव इंटरफेरेंस से बहुत अलग होता है। ये बस हमने एनालॉजी ली है वेव्स के थ्रू इसे समझने की, लेकिन एक क्वांटम सिस्टम में कैसे चीज़ें ऑपरेट होती हैं वो बहुत ही अलग उसकी मैथमेटिक्स है। सिमिलर है वेव से लेकिन नॉट सेम, है ना। तो वेव इंटरफेरेंस बहुत अलग चीज़ है और क्वांटम इंटरफेरेंस बहुत अलग चीज़ है, हालांकि इसके थ्रू इसको समझा जा सकता है। तो ऐसे हम क्वांटम इंटरफेरेंस से एक क्वांटम सिस्टम को मैनिपुलेट कर सकते हैं,
इसमें एक ह्यूमन एंगल आ जाता है इंटरफेरेंस का, हस्तक्षेप का, विदाउट ऑब्जर्वेशन। क्वांटम निश्चितता भरी दुनिया नहीं है। क्वांटम दुनिया में कई संभावनाएं, कई प्रायिकताएं, कई प्रोबेबिलिटीज एक साथ एग्जिस्ट करती हैं। उन्हें ऑब्जर्व करने पर हम क्वांटम दुनिया को ध्वस्त कर देते हैं और एक अवस्था हमारे सामने आकर प्रकट होती है। इस अंतिम अवस्था की प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी को इन्फ्लुएंस करने के लिए इंटरफेरेंस एक बहुत प्रभावशाली तरीका है। चूंकि हम मनुष्य वेव मैकेनिक्स, प्रोबेबिलिटी और कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स को समझ सकते हैं, काफी अच्छे से समझते हैं, इसलिए हम क्वांटम दुनिया में इस तरह इंटरफियर कर सकते हैं कि कई संभावनाओं में से अपने मतलब की, अपने इच्छानुसार किसी संभावना को बढ़ा सकें। ये इंटरफेरेंस की ताकत है। इन अ क्वांटम सिस्टम, आउट ऑफ मेनी पॉसिबल आउटकम्स वी कैन इन्फ्लुएंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ द डिजायर्ड आउटकम थ्रू क्वांटम इंटरफेरेंस। हम बिना ऑब्जर्वेशन लिए, बिना मेजरमेंट लिए, बिना देखे किसी क्वांटम सिस्टम को प्रभावित कर सकते हैं, उसकी प्रायिकताओं को बदल सकते हैं। हमें जो चाहिए है डिजायर्ड आउटकम, उसकी प्रायिकता हम बढ़ा सकते हैं। क्वांटम दुनिया में हस्तक्षेप करने की ये कला मनुष्यों को क्वांटम की शक्तियों के साथ खेलने का अभूतपूर्व मौका देती है। इससे हम सुपरपोजिशन और क्वांटम इंटेंगलमेंट का पूरा फायदा उठा सकते हैं और इन 3 कॉन्सेप्ट्स के आधार पर हम ऐसी टेक्नोलॉजी तैयार कर सकते हैं जो हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल देने की ताकत रखती है। तो फिजिक्स की इस बेसिक अंडरस्टैंडिंग पर सारी की सारी क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस की टेक्नोलॉजी खड़ी है और अगले कुछ दशकों में हम देखेंगे कि ये रोल आउट हो रही है, हमारी ज़िंदगी को प्रभावित कर रही है। क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम सैटेलाइट्स और क्वांटम कंप्यूटर्स टू से इट ऑल। तो ये सारी चीज़ें कैसे काम करती हैं, क्वांटम कंप्यूटर्स कैसे काम करते हैं, ये हम अगले वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में हमने वो कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए जिसकी बदौलत क्वांटम कंप्यूटर्स काम करते हैं। क्वांटम कंप्यूटर्स को समझने के लिए इस वीडियो में हमने जो कॉन्सेप्ट समझे हैं वो बहुत ज़्यादा काम आएंगे। अगर आपको सुपरपोजिशन और इंटेंगलमेंट अच्छे से समझ में नहीं आए हैं तो आप प्लीज़ पिछली 2 वीडियोस जाकर देखिए जहां हमने डिटेल में इनकी स्टोरी और वहां इसे बारीकी से समझने की कोशिश की थी। इन्हें हमने बस अभी टच किया है। तो सुपरपोजिशन के ऊपर वीडियो है, इंट्रोडक्शन टू क्वांटम वर्ल्ड। दूसरी इंटेंगलमेंट के ऊपर है, जो फिजिक्स नोबेल प्राइज़ है इस साल का। तीसरी वीडियो ये है जो कि आपको इंटरफेरेंस के बारे में समझा रही हैं। ये 3 वीडियोस और एक हम डिजिटल कंप्यूटर्स कैसे काम करते हैं, क्लासिकल कंप्यूटर्स, वो भी आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तभी आपको जो अगली वीडियो है विच इज़ हाउ क्वांटम कंप्यूटर्स वर्क, वो समझ में आएगी। तो ये 4 वीडियोस देखिए, तब जाकर आप अगली वीडियो समझ पाएंगे। उसके लिए ही हमने ये 4 वीडियोस बनाई हैं इसी सीक्वेंस में। तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो प्लीज़ देखिए। और तब तक आप सोचिए कि थोड़ा सा क्या हिडन पावर्स हैं हमारे आसपास के नेचर में और कैसे हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग बना के इनको हार्नेस कर सकते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पूरा विकास इन्हीं 2 चीज़ों के इर्द गिर्द है कि हम कैसे अपने आसपास के नेचर को समझते हैं और कैसे उसकी पावर्स को हार्नेस करते हैं। तो इसके बारे में आप ज़रा सा सोचिएगा और ये सारी वीडियोस देखिएगा। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इसकी कुछ बातें समझ में आई हैं, आपको रामलाल चाचा का एक्सपेरिमेंट अच्छा लगा है, तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आप इसे एंड तक देख रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इसे देखने के लिए, आखिरी तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। किसी कचरे से बीज लिया, किसी नाली से पानी, फिर उनसे खेल खेल कर काटी उम्र जवानी।